गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इस साल का जो सिलेबस है अपने आरबीएसई बोर्ड में वो कौन सा लागू हो गया है। एनसीईआरटी का सिलेबस अपने इस बार लागू हो गया है और एनसीईआरटी के सिलेबस में अपने 12वीं क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें कौन कौन से चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, कितनी बुक्स है, ये सारा सिलेबस अपने मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अपने जो 2 बुक है उसमें से अपने पहली बुक अपने जो स्टार्ट की है वो है समकालीन विश्व राजनीति और इस बुक का अपने फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर अपने पढ़ रहे हैं। मतलब कोल्ड वार जो हुआ था उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। एक क्लास अपनी इसकी हो चुकी है। देखो भैया, अपनी जो फर्स्ट क्लास हुई थी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास, उसमें अपने बात की थी कि शीत युद्ध क्या है, कब हुआ, किसके मध्य हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या थे, इसके समय कौन कौन से सैनिक गुट बने, उन सैनिक गुटों का निर्माण क्यों किया गया, इन सारी बातों की चर्चा अपने फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब आज अपने बात करेंगे इन टॉपिक्स की। अपने देखो पूरे फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक्स है और ये टॉपिक अपने क्लियर हो चुका है, समझ गए। अब आज अपने बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की, क्यूबा मिसाइल संकट। अपने भैया देखो, जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को अपने ओनली वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक के ऊपर अपने चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अपने जैसे मान लो प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, जिनके स्कूल में टीचर नहीं हो, तो उन स्टूडेंट से मेरी यह एक राय है कि आप साथ साथ में इनके नोट्स भी तैयार करते रहें ताकि आगे जाकर फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो अब स्टार्ट करते हैं भैया, क्यूबा मिसाइल संकट। देखो क्यूबा मिसाइल संकट है क्या भैया। क्यूबा था एक छोटा सा देश। देखो अपने शीत युद्ध किन के बीच में हुआ था, एक तो था अपने अमेरिका और दूसरा देश कौन सा था, सोवियत संघ, जिसे अपने यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। भैया 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में 2 देश शक्तिशाली बन गए थे, एक तो था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। इन दोनों देशों के मध्य महाशक्तिशाली कौन है, मतलब अपने दोनों में से मेन शक्तिशाली कौन है, इस बात को लेकर इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ ना, उसी युद्ध को अपने क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। शीत का मतलब होता है ठंडा। यह युद्ध जो था भैया वो ठंडा युद्ध था। ठंडा का मतलब इसमें खून नहीं बहा, तलवारें नहीं चली, रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। मतलब इसमें आपस में एक दूसरे का गलत प्रचार करना, एक दूसरे के खिलाफ तनाव रखना, प्रतिद्वंदिता रखना, घृणा रखना, एक दूसरे का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार की इसमें घटनाएं हुई। इसलिए इसको क्या कहा गया है, शीत युद्ध। ये सारी चर्चा आपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो देखो भैया, शीत युद्ध किन के बीच में हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। इसको अच्छी तरह समझ लेना, काफी मेन टॉपिक है ये। आपके क्यूबा मिसाइल संकट लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था, ये है भैया अमेरिका। और इस अमेरिका के पास ही में एक छोटा सा द्वीपीय देश था जिसका नाम था क्यूबा। ये अमेरिका के तट से लगा हुआ था, ये मान लो। और किस प्रकार का था, द्वीपीय देश था। द्वीपीय का मतलब हो गया भैया जिसके चारों ओर क्या हो, जल हो। मतलब जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं द्वीप। और जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अब ये क्यूबा किसके पास में था, अमेरिका के पास में था। जबकि इस क्यूबा का जो झुकाव था वो किसकी तरफ था, सोवियत संघ की तरफ था। समझ रहे हो, मतलब ये था तो अमेरिका के पास में, लेकिन इसका लगाव, इसका झुकाव या ये ज्यादा नजदीक जो था वो किससे था, सोवियत संघ से था। सोवियत संघ के साथ में इसका काफी लगाव था। तो सोवियत संघ ने क्या किया भैया, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए 1961 ईस्वी में, अप्रैल 1961 ईस्वी में ये फैसला किया कि क्यों न यहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी जाए। कहाँ पर, क्यूबा में। तो इन्होंने, सोवियत संघ के नेता थे भैया जिसका नाम था निकिता क्रुश्चेव। इन नेताओं के नाम आप ध्यान रखना, कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं। निकिता क्रुश्चेव, ये तो सोवियत संघ के। और क्यूबा के राष्ट्रपति थे भैया फिदेल कास्त्रो।
और अमेरिका के थे आपके जॉन एफ कैनेडी। ये तीनों नेताओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सोवियत संघ के कौन थे नेता? निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा के कौन? फिदेल कास्त्रो। अमेरिका के कौन? जॉन एफ कैनेडी। क्यूबा कहाँ पर था? अमेरिका के पास में या अमेरिका के तट पर लगा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश, जिसके ऊपर किसका अधिकार था? सोवियत संघ का। मतलब सोवियत संघ ही इसको आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की सहायताएं देता था। तो सोवियत संघ ने 1961 अप्रैल के महीने में ये सोचा कि क्यों न हम यहाँ पे क्या कर दे, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दे, इस क्यूबा को अपना क्या बना ले, सैनिक अड्डा बना ले, ताकि अमेरिका हमारे जस्ट निशाने पर आ जाए। और ऐसा इन्होंने कब कर दिया? 1962 में। 1962 में सोवियत संघ ने भैया क्यूबा जो था यहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब अमेरिका जो है वो सीधा सोवियत संघ के क्या आ गया, निशाने पर आ गया। लेकिन अमेरिका को इसकी भनक ही नहीं थी कि ऐसा सोवियत संघ ने क्यूबा में कर दिया है। अमेरिका को इस घटना का पता, कौन सी घटना, कि सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है, इस घटना का पता 3 हफ्ते बाद लगा। या आपको पूछ ले कितने दिन बाद लगा, तो 21 दिन बाद लगा। तब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने सोवियत संघ को आदेश दिया कि आप यहां से अपने परमाणु मिसाइलें हटा लो। लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। मतलब फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि दोनों महाशक्तियां जो है वो एक दूसरे के सामने आ गई और पूरे विश्व को ऐसा लगा कि अब तो युद्ध होगा और तीसरा विश्व युद्ध होगा। इसीलिए भैया इसको अपने शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को। क्यों? क्योंकि इस समय दोनों महाशक्तियां जो है वो आमने सामने आ गई, दोनों एक दूसरे के निशाने पर आ गई। अब पूरी दुनिया को यह एहसास हो गया कि अब तो युद्ध होगा। लेकिन फिर भी दोनों देश जो थे उन्होंने संयम बरता, युद्ध नहीं हुआ। इसी को भैया अपने शीत युद्ध का चरम बिंदु या मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है भैया अगला टॉपिक, शीत युद्ध के दायरे। इसकी चर्चा करते हैं अपनी। देखो शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध के दायरे क्या है भैया? अपने शीत युद्ध किस किस के बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ। कब लड़ा गया? 1945 में स्टार्ट हुआ था और 1990-91 तक ये लड़ा गया था। मतलब सोवियत संघ जो है उसके 1990-91 में टुकड़े हो गए थे और 15 छोटे छोटे देश बन गए थे, तब तक यह युद्ध लड़ा गया था। अब देखो भैया अपना टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे क्या है। देखो भैया शीत युद्ध के दायरे से आज से है कि शीत युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसे अवसर आए कि जब दोनों ही देश जो है वो एक दूसरे के सामने आ गए। ऐसा लगने लगा कि अब युद्ध होगा, युद्ध की परिस्थितियां जो है वो बन गई थी। कई बार होता है ना कि कईयों की लड़ाई होती है तो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, तो अपने क्या सोचते हैं कि हाँ अब तो लाठियां चलेगी। ऐसी कंडीशन अपने शीत युद्ध के दौरान हुई। कई बार ऐसे अवसर आ गए, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ गई, कई बार ऐसी स्थितियां, कंडीशंस बन गई कि दोनों देश आमने सामने आ गए और ऐसा लगा कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा और दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार भी नहीं था। दोनों जो है वो हथियारों की होड़ में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी भैया दोनों देश जो है उन्होंने संयम से काम लिया और रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। क्योंकि दोनों देशों को यह पता था कि अगर अपने में से कोई भी एक किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण करेगा तो दूसरा भी अपने ऊपर आक्रमण करेगा और इस प्रकार से अपने दोनों ही देश क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों देश तो भैया आपस में कभी नहीं लड़े, लेकिन इनमें जो शामिल सदस्य देश थे, जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था ना, अमेरिका ने एक सैनिक संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में है, और सोवियत संघ ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट।
1955 में। अब इनमें जो शामिल सदस्य देश थे भैया, उन सदस्य देशों में कई बार क्या हो गई, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो गई, छोटे मोटे झगड़े हो गए, मतलब उनमें कई बार रक्त रंजित युद्ध हो गया। लेकिन वो भी क्या हुआ, एक हद तक हुआ, एक लिमिट तक हुआ, मतलब एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में तब्दील नहीं हुआ। इसमें भी यहाँ पे 30 सदस्य देश है नाटो में। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 12 सदस्य देश थे। वार्सा पैक्ट 1955 में बना था। इसका प्रमुख कार्य था नाटो में शामिल सदस्य देशों का क्या करना, मुकाबला करना। तो अपने शीत युद्ध के दायरे में अपने कह सकते हैं कि भैया जो शीत युद्ध था, उस शीत युद्ध के दौरान कई बार ऐसी कंडीशंस आई, कई बार ऐसे अवसर आए कि युद्ध होने की परिस्थितियां हो गई। दोनों देश जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों देशों ने संयम से काम लिया और रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। लेकिन इनमें जो शामिल सदस्य देश थे, उन सदस्य देशों में कई बार रक्त रंजित लड़ाइयाँ हुई, कई बार छोटी मोटी झड़पें हो गई, लेकिन वो भी किस प्रकार हुई, एक हद तक हुई, एक लिमिट तक हुई, जिससे तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सका। अब वो संकट कौन कौन से आए, वो लड़ाइयाँ कब लड़ी गई, कौन सी कंडीशन हुई जब वो लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो भैया इनमें अपने जो प्रमुख संकट आते हैं, उनमें पहला तो आता है आपके कोरिया संकट, दूसरा आता है भैया बर्लिन संकट, और तीसरा आता है कांगो संकट, और एक संकट में आपको पढ़ा चुका हूं क्यूबा मिसाइल संकट। ये देखो भैया, ये हुआ था 1950 से लेके 1953 ईस्वी तक। कौन सा संकट, कोरिया संकट जो है वो कब हुआ, 1950 से लेके 53। बर्लिन है 1958 से लेके 1962 ईस्वी तक। और तीसरा संकट आता है भैया आपके कांगो संकट। ये हुआ था लगभग 1960 से लेके 1970, मतलब 10 साल, अर्थात 1960 के दशक में। ये आपने सीधे कह दे कि ये तीनों ही संकट जो है वो कब हुए थे, 1960 के दशक में हुए थे। दशक का मतलब 10 साल। अब देखो भैया यहाँ पर इनकी अपनी डिटेल से ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल से कभी नहीं पूछते कि कांगो संकट क्या है, बर्लिन संकट क्या है, कोरिया संकट क्या है। ये आपके बुक में भी अपने सिलेबस में नहीं है। तो आप तो इतना ही ध्यान रख लो कि शीत युद्ध के दायरों के अंतर्गत कब शीत युद्ध के सदस्य देशों के मध्य युद्ध हुए या कौन कौन से संकट आए। तो पहला कौन सा है, अपने कोरिया संकट। देखो इनके बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बता देता हूं। कोरिया जो देश है भैया वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। एक तो था उत्तरी कोरिया और एक था अपने दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य क्या हो गया था, इस टाइम पे युद्ध होने प्रारंभ हो गए थे। तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य क्या करवाई थी, मध्यस्थता करवाई थी। इनमें राजीनामा करवाया था, या कह दे कि एक प्रकार से शांति स्थापित की थी। कौन से संकट में, कोरिया संकट में। काफी मेन क्वेश्चन है भैया, आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन आ जाए कि कोरिया संकट के समय भारत के किस प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। दूसरा आता है भैया बर्लिन संकट। बर्लिन है क्या, देखो भैया पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बर्लिन कहाँ पर है। बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है, अर्थात जर्मनी की राजधानी है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भैया क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संधियां हो गई थी, और उस संधियों के द्वारा जर्मनी के क्या कर दिए गए थे, टुकड़े कर दिए गए थे। और उसी प्रकार से जो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, उसके भी क्या कर दिए गए, टुकड़े कर दिए गए। देखो जो पूर्वी बर्लिन था, पूर्वी बर्लिन, इस पूर्वी बर्लिन पे तो अधिकार था भैया सोवियत संघ का, ठीक है। और जो पश्चिमी बर्लिन था, इस पश्चिमी बर्लिन के ऊपर किसका अधिकार था, अमेरिका का। अब होता क्या है, देखो पश्चिमी बर्लिन के ऊपर अमेरिका का अधिकार था, तो अमेरिका ने क्या किया, संकट के समय पश्चिमी बर्लिन की आपूर्ति की, सहायता की, मदद की, उसको रसद सामग्री वगैरह पहुंचाई। इस प्रकार के कार्य अमेरिका ने किए। जब इस बात का पता किसको चला, सोवियत संघ को चला कि अमेरिका जो है वो पश्चिमी बर्लिन की सहायता कर रहा है, उसको आपूर्ति भेज रहा है, तो पूर्वी बर्लिन या सोवियत संघ जो है इसने क्या किया, उस आपूर्ति को विमानों के द्वारा
उठा लिया। जो भी मदद उसके द्वारा अमेरिका के द्वारा की जा रही थी, जो भी सामग्री भेजी जा रही थी, उसको विमानों के द्वारा हटा लिया। इसकी वजह से भी क्या हुआ, एक प्रकार से युद्ध होने की कंडीशन हो गई या छोटी मोटी झड़पें हुई। उसी को अपने क्या कहते हैं, बर्लिन संकट। एक था भैया कांगो संकट, जो 1960 से 1970 के दौरान हुआ था। इसमें भैया यहाँ पे आपकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगो संकट में मध्यस्थता किसके द्वारा करवाई गई। देखो, कोरिया संकट में मध्यस्थता किसने करवाई थी, शांति स्थापित किसने करवाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा आता है भैया कांगो संकट। ये दोनों सिलेबस में आपके ध्यान रखना। कांगो संकट में मध्यस्थता किसने करवाई थी, तो भैया कांगो संकट हुआ था, उस समय मध्यस्थता करवाई थी यूएनओ के महासचिव ने। आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है, यूएनओ के महासचिव ने। यूएनओ क्या है भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्लियर है इतनी बात। तो ये थे भैया अपने शीत युद्ध के दायरे। अब देखो भैया आगे क्या होता है। अब ये संकट आ गए, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन गई कि युद्ध होने वाला है। दोनों देश तो आपस में कभी भी नहीं लड़े। दोनों देशों के मध्य, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, तो कभी इस प्रकार का नहीं हुआ कि आपस में खून खराबा हुआ हो, हथियार चले हुए हो। दोनों देशों के मध्य ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जो दोनों देशों में शामिल जो सदस्य देश थे, मतलब कुछ देश अमेरिका का पक्ष ले रहे थे, कुछ सोवियत संघ का पक्ष ले रहे थे, उनके मध्य कई बार क्या हो गए, झगड़े हो गए। और उन झगड़ों के दौरान कई ऐसी जगह है, जैसे अपने कोरिया है, अपने वियतनाम है, अपने अफगानिस्तान है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मारे भी गए। तब इन दोनों देशों ने महसूस किया, इन दोनों देशों को ऐसा लगा कि यार हम तो दोनों शक्तिशाली है, हमारे पास में तो परमाणु हथियार भी है और हम हथियारों की होड़ भी कर रहे हैं, हमने बहुत सारे हथियार इकट्ठा कर लिए। लेकिन कभी मान लो क्रोध में आकर या जोश में आकर या गुस्से में आकर हम में से किसी ने भी हथियार चला दिया या परमाणु हथियारों का हमने प्रयोग कर लिया, तो अपने क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तब इन दोनों देशों ने मिलकर यह फैसला किया कि हमें क्या करना चाहिए, इन परमाणु हथियारों पर रोक लगानी चाहिए। और कौन सी संधियां करनी चाहिए, अस्त्र नियंत्रण संधियां करनी चाहिए। किसने फैसला किया, ये अमेरिका और सोवियत संघ ने, कि हमें अस्त्र नियंत्रण संधियां करनी चाहिए। और अमेरिका और सोवियत संघ के प्रयासों से भी यह 1960 के दशक में 3 अस्त्र नियंत्रण संधियां हुई थी। वो तीनों आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से काफी मोस्ट है। पहली जो संधि आती है भैया वो है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। पहली जो संधि है उसका क्या नाम है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरी जो संधि आती है भैया उसका नाम है अपने परमाणु अप्रसार संधि, जिसको अपने शॉर्टकट में एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी जो संधि आती है भैया उसका नाम है परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। ये तीनों ही संधियां किससे संबंधित है भैया, अस्त्र नियंत्रण से संबंधित है। और तीनों ही संधियां कौन से दशक में हुई थी, 1960 के दशक में ये तीनों संधियां हुई थी। मतलब 1960 से लेके 1970 के बीच में परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा 3 अस्त्र नियंत्रण संधियां की गई थी। और वो 3 अस्त्र नियंत्रण संधियां कौन सी है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि जिसको अपने एनपीटी भी कहते हैं, और तीसरी है भैया परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। ये तीनों संधियां आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और ये याद ना करो तो कम से कम ये दोनों तो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहली संधि आती है भैया परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि।
ठीक है। ये संधि किनके मध्य हुई थी? ये संधि हुई थी भैया, एक तो अमेरिका, एक अपने ब्रिटेन, और एक था आपके सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर। कब हुई थी? 5 अगस्त 1963 को। कौन सी संधि? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि किनके बीच में? अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के मध्य हुई थी। 5 अगस्त 1963 को यह संधि हुई थी। ध्यान, 5 अगस्त 1963 को तो हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यह संधि कब से लागू हुई, तो लागू हुई थी भैया 10 अक्टूबर 1963 को। अब इस संधि की खास बात क्या थी? इस संधि में यह कहा गया कि अब कोई भी देश अंतरिक्ष में, वायुमंडल में और जल में, अंतरिक्ष, वायुमंडल और जल अर्थात अंतरिक्ष, पानी और वायुमंडल, इनमें अब कोई भी देश क्या नहीं करेगा? परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। मतलब इनमें परमाणु परीक्षण करने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन सी संधि के द्वारा? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के द्वारा, जो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के मध्य हुई 5 अगस्त 1963 को हुई और 10 अक्टूबर 1963 से क्या हो गई? लागू हो गई। ये तो हो गई भैया पहली संधि। अब दूसरी संधि आती है परमाणु अप्रसार संधि। यह संधि क्या है? देखो ध्यान से देखना इसको। यह संधि भैया 1967, इतना याद रख लो। इस संधि में यह कहा गया कि जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु आविष्कार कर लिए हैं वो देश तो ठीक है, लेकिन अब कोई भी देश जो है वो परमाणु आविष्कार नहीं करेगा। इस प्रकार की बात इस संधि में हुई। मतलब 1967 से पहले जिन्होंने कर लिए वो तो कर लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जो है वो देश को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश परमाणु आविष्कार नहीं करेगा। तो इस हिसाब से देखें तो भैया 1967 से पहले तो 5 देश ऐसे थे जिन्होंने परमाणु आविष्कार किए थे। एक तो आपके अमेरिका, दूसरा आपके ब्रिटेन, तीसरा आपके फ्रांस, चौथा आपके चाइना और पांचवा था सोवियत संघ। तो ये 5 देश तो क्या हो गए? शक्ति संपन्न हो गए। तो इन 5 देशों ने भैया 1 जुलाई 1968 को, कब? 1 जुलाई 1968 को इन 5 देशों ने वाशिंगटन, मॉस्को और लंदन में क्या किए? इस संधि पर हस्ताक्षर किए। और लागू कब से हो गई यह संधि? 5 मार्च 1970 से। एक बार वापस देखना भी यह संधि को। परमाणु अप्रसार संधि क्या है? इस संधि में यह कहा गया कि जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु बम का आविष्कार कर लिया है, परमाणु आविष्कार कर लिया है, वो तो ठीक है, अब इसके बाद में कोई भी देश परमाणु आविष्कार नहीं करेगा। और यह संधि किन किन के मध्य हुई? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ, इन्होंने इस संधि में भाग लिया। 1 जुलाई 1968 को इस संधि पर वाशिंगटन, मॉस्को और लंदन में क्या हुए? हस्ताक्षर हुए और 5 मार्च 1970 को यह संधि लागू हो गई। अब बात यह आती है कि सर क्या भारत ने इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर किए थे क्या? नहीं किए। क्यों नहीं किए भैया? क्योंकि भारत जो है उस समय आज़ादी हुआ था, 1947 में अपने आज़ाद हुए थे, और जब आज़ाद हुए तो भारत जो है वो एक प्रकार से बुरी तरह से कंगाल देश था, बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज़ों ने इसको आर्थिक, राजनीतिक रूप से एक प्रकार से इसकी दयनीय दशा कर दी थी। तो भारत परमाणु बम का आविष्कार कहाँ से करता? और अगर इन संधियों पर भारत हस्ताक्षर कर देता तो भारत भी कभी भी शक्ति संपन्न देश नहीं बन पाता। इसलिए भारत ने भैया कभी भी इन संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए। और आपको पता हो तो भारत ने भी 2 बार परमाणु बम का आविष्कार किया था, परमाणु परीक्षण किए थे। दोनों ही बार कब भैया? पहली बार 1974 में 18 मई की डेट ध्यान रखना, दूसरी बार 11 मई 1998 को। 2 बार भारत परमाणु परीक्षण कर चुका है और दोनों ही बार कहां पर किए थे? अपने पोखरण में। पहली बार 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया था उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और दूसरी बार जब परमाणु परीक्षण किया था तब भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी
वाजपेयी। हालांकि आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, ये तो आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया है। बाकी इन तीनों संधियों के नाम आपको जरूर से ध्यान रखने हैं। इसके बाद में ठीक है भैया, अपने यहाँ तक अपने हो चुका है। अब अपने 2 टॉपिक बचे हैं, इन दोनों टॉपिक की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।